जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम लोग महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह है, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग महाजनपद और मगध साम्राज्य को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहाँ धार्मिक क्रांति हुई, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित तरीके से होने लगा, जिसके कारण लोगों में अस्थायित्व की भावना पनपने लगी एवं छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का जन्म हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर है। अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से दो प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र थे और एक गणतंत्र थे। राजतंत्र जिनमें राजा का अध्यक्ष राजा होता था और गणतंत्र ऐसे राज्य का शासन जहां राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वज्जी या मल्ल कहलाते थे। महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इन महाजनपदों को गणसंघ कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिला और शाहाबाद का कुछ भाग सम्मिलित था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थर्ववेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि कीटक यानी कि किरात नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल के वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कोसल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कोसल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कोसल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। कोसल के शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। महाजनपद व उसकी राजधानी। तो अंग महाजनपद थी। इसकी राजधानी चंपा यानी कि प्राचीन नाम मालिनी, जो मुंगेर में स्थित है। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह में है अभी। मल्ल तीसरा है, जो कुशीनारा यानी कि पावापुर इसकी राजधानी थी, जो देवरिया गोरखपुर में पड़ती है। चौथा काशी था, जिसका राजधानी वाराणसी थी। और कोसल का श्रावस्ती या अयोध्या, जो फैजाबाद में है। और पंचाल का उत्तरी पंचाल या अहिछत्रक एवं दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य थे। कुरु में इंद्रप्रस्थ यानी कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जो मेरठ में है अभी। और जो बज्जी है वो विदेह और या मिथिला इसकी राजधानी थी। मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर, जो जयपुर में है। और जो वत्स थी इसकी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद में अभी है। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। और चेदी की राजधानी सोतिथवती थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी। और अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक, जो राजपुर यानी कि जो कश्मीर में स्थित है।
कोसल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था। मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान में से की गई थी। बुद्ध के प्रमुख गणराज्य यानी कि बुद्ध के समय जो गणराज्य थे उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य यह गणराज्य नेपाल के तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलैयाराकोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर व बस्ती जिले के पिपराहवा नामक स्थान से करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। सुमसुमार पर्वत के मग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले के स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यह वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। केशपुत के कलाम यह गणराज्य कोसल के पश्चिम में स्थित था। यह गणराज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर के पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे जो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलकप के बुली। तो अलकप के बुली यह गणराज्य आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। इसकी राजधानी वेट द्वीप थी। पांचवा था रामग्राम के कोलिया। यह शाक के गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। छठा था पावा के मल। तो पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया जिसे उत्भट्टक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल्ल गणतंत्र के आनंद व अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की गई है। मिथिला के विदेह। तो बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित। राजा जनक यहाँ की शासक थे और राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध है। वैशाली के लिच्छवी यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ के राजा चेटक था और महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चलन्ना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार के साथ किया था। 10वां है पिल्लीवन के मैरियो। पिल्लीवन का क्षेत्र गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मेरिया शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। अवंती राज्य मध्य मालवा व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। पश्चिम की ओर यमुना तट पर वत्स जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में थी। मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता व वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती व गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमिक शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश। तो बृहद्रथ के राजा वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। अब हम लोग देख लेते हैं मगध के बारे में। तो जो मगध है ये यहाँ पे बौद्ध धर्म के समर्थक जो हर्यक वंश थे और उसके बाद जैन धर्म के समर्थक नंद वंश थे। और यहाँ पे एक शिशुनाग था जो संस्थापक शिशुनाग था। तो यहाँ पे जो संस्थापक बिंबिसार था ये पितृहंता इसको कहा गया है, यानी ये अपने पिता का वध करके राजा बना था। इसका पुत्र था अजातशत्रु, इसने बिंबिसार को मार के फिर राजा बना।
माता चल्लन्ना थी और पत्नी वाजिरा और प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर की सप्तकर्णी गुफा के कश्यप के नेतृत्व में हुआ था और बुद्ध की शिक्षा विभक्त सूत पिटक विनय पिटक इसी के समय हुआ, ये इसका रचना किया गया था। आगे इसको भी पितृहंता कहा गया। उदयन जो जैन धर्म का समर्थक था। राजधानी परिवर्तन राजगृह से पाटलिपुत्र पटना जो कि गंगा और सोन नदी का संगम है। और जो इसका पुत्र था वो अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक हुआ जो अंतिम शासक भी हुआ। आगे इसमें हम लोग देखेंगे जो शिशुनाग वंश था इसके स्थापक जो थे वो शिशुनाग था। और विवरण हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक का एक युग अमात्य व्यक्ति ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। राजधानी इसकी वैशाली थी और कालाशोक या काकवर्ण इसको कहा गया। राजधानी परिवर्तन पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति इसका आयोजन वैशाली के सावाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और बौद्ध संघ की जो विभक्ति थी वह स्थविर या फिर महासंघी का कहा गया। अंतिम शासक नंदीवर्धन यानी नंद वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तीसरा है नंद वंश जो संस्थापक महानंदी थे जो महापद्मम नंद के नाम से जाने जाते थे। उपाधि एकराट या छत्रक कहा जाता था। भार्गव परशुराम का अवतार माना गया है। और शब्द छत्रांक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। मित्र थे इनके व्याकरणाचार्य पाणिनि। इनके जो पुत्र थे वो 8 पुत्र थे जिसमें पांडुक पांडुगति भूतपाल राष्ट्रपाल गोविष्ठाणक 10 सिद्धक कैवैत और घनानंद जो अंतिम शासक हुआ। और सिकंदर का समकालीन था घनानंद जो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। तो जो बिंबिसार का शासनकाल है ये 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक रहा है। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार मगध के आरंभिक हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कोसलराज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकोसल थी। इस विवाह से कोसल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजाओं से वैवाहिक संबंध के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंद्र प्रघोतक महासेन की बिंबिसार से युद्ध हुआ था किंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाने की उचित समझा। जब चंद्र प्रघोतक को पीलिया रोग हो गया तब बिंबिसार ने अवंती राज से अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवा को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। उस समय के जो राजा थे और उनके जो राज्य थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रघोतक जो राजा थे इनकी राज अवंती थी। उदयन का जो वत्स था और प्रसेनजीत का कोसल और अजातशत्रु का मगध। अगला है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक रहा है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिर्माण प्राप्ति हुई थी। उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार से आक्रमण नीति से काम लिया। इसने लिच्छवी में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया तथा स्वतंत्र को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया
उसके पास एक ऐसा रथ था जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों ने अवंती का शासक अधिकारी शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। अगला शासक है उदयन, जिसकी शासनकाल है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। तो अजातशत्रु के बाद उदयन ने मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना और गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पठारी तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने कर्मवार राज किया। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक युग आत्म को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल रहा है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा है। शिशुनाग जो था वो 412 से 398 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी असफलता अवंती राज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना तथा इसे अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित करना था। उसके बाद आया कालाशोक, जिसका उपनाम काकवर्ण भी था। जो इसकी शासनकाल है वो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व रहा है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। काला अशोक के शासनकाल में वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी। इस वंश की अंतिम शासक महानंदिन या फिर नंदीवर्धन था। शिशुनाग के बाद नंदू का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अगला वंश है नंद वंश, जो 344 ईसा पूर्व से 324 से 23 तक रहा है। इस वंश का संस्थापक महानंदी था। महानंदी ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु इसका वध एक शूद्र जाति महापद्मनंदन ने कर दिया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नौ नंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया है और शेष 8 को उसके पुत्र थे। महापद्मनंदन, जिसकी शासनकाल 344 से 322 ईसा पूर्व रहा है। महापद्मनंदन ने अपने को एकराट कहा है। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहां पर एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा के अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंदन कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई है। अगला शासक है घनानंद। तो घनानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों इसे अग्रमीज कहा गया है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसी शासक के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद ने जैन अमात्य शकटाल और अस्तुलभद्र थे। उपवर्ष वरुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल के उत्पन्न हुए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर के 6,000 हाथी थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की शासन
का नींव डाली। मौर्य के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया। अब हम लोग देखेंगे मगध की सफलता के कारण। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदन जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थी। समृद्ध लौह खनिज भंडार के समीपस्थ सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कर सके। मगध की दो राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद्य थी। इसे सोन और गंगा पश्चिमी और उत्तर की ओर घेरे हुए थी, वह वहीं पुनपुन दक्षिण और पूरब की ओर से। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक दल दुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इसे अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने पर इसमें इस्तेमाल किया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे हम रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।